नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों की लगातार ये डिमांड थी कि M2R5 की आंसर की प्रोवाइड कराई जाए। तो आज हम आपके साथ में वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं। इसका जो डिटेल्ड सल्यूशन है वो आपको जल्द ही मिलेगा। ये सिर्फ आंसर की पर्पस से है। क्वेश्चन राइट क्यों है, उसके पीछे आर्गुमेंट क्या है, ये सारी बातें जब हम लोग डिटेल्ड वीडियो आपके साथ में लाएंगे तब डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑल इंडिया में सेम होता है, सिर्फ जो सीरीज़ है उसका फ़र्क होता है। जो क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट नंबर पे है, हो सकता है कि वो आपको किसी और नंबर पे मिले, बट जो क्वेश्चंस हैं वो सेम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन इस सेशन का ये रहा आपके सामने। कौन सी CSS की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? तो इमेज भी है, पोजीशन भी है, कलर भी है, लेकिन इटरेट नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, W3 CSS के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये मॉडर्न रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सही है। W3 CSS सभी ब्राउज़र को इक्वलिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये सारे डिवाइसेस में भी सेम होता है। जबकि जो ऑप्शन डी पे दिया गया है इज़ नॉट द स्टैंडर्ड CSS, ये गलत है। क्यों? क्योंकि W3 CSS पर आधारित है। तो सेकंड में आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रॉपर्टी अलाउ टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट। तो आप यूज़ करते हो टेक्स्ट इंडेंट इस प्रॉपर्टी का, तो थर्ड में आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इनवैलिड HTML इवेंट कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, जो भी इवेंट्स होते हैं वो हमेशा ऑन से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? ऑन से शुरू होते हैं। लाइक ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन लोड, ऑन अनलोड। जबकि आप यहाँ पर देखें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में जो दिया गया है इसमें होना चाहिए था ऑन लोड और इसमें होना चाहिए था ऑन अनलोड। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें से क्या टिक करेंगे। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों गलत हैं। हालांकि ये दोनों अवेलेबल हैं, बट स्पेलिंग होती है ऑन अनलोड और ऑन लोड, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस केस में जो फोर्थ नंबर है इसको हम रखते हैं पेंडिंग में, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो ये दोनों ही इनवैलिड हैं। क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग है इवेंट्स की वो होती है ऑन से, लाइक ऑन लोड, यानी कि जब पेज लोड होगा तो क्या होना चाहिए। दूसरा होता है ऑन अनलोड, जब पेज को क्लोज कर दिया जाए, जब विंडो को क्लोज कर दिया जाए तो उस केस में क्या होना चाहिए। हालांकि ये दोनों इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट इन दोनों के पहले ऑन नहीं लगा हुआ है, तो इसको हमने कर दिया है होल्ड। हालांकि अगर आपका इसमें कोई राय है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ, W3 CSS डज नॉट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। तो टॉप भी है, राइट भी है, बॉटम भी है, बट गटर नाम की नहीं होती है। तो फिफ्थ में आ जाएगा ऑप्शन डी, W3 बॉर्डर गटर। नेक्स्ट, HTML5 में मान्य इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। तो इनपुट टाइप ईमेल HTML5 में आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। नेक्स्ट 7, विच टैग इज यूज्ड टू रेंडर एंड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट ऑफ आ डॉक्यूमेंट। तो वो होता है आर्टिकल। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल इज द राइट आंसर। 8th, हाइपर टेक्स्ट क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि हाइपर टेक्स्ट को टेड नेल्सन ने क्वाइन किया था, और ऐसा टेक्स्ट जिसने लिंक को कंटेन किया है दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9th, किसी विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड इक्वलिटी ऑफ टाइप एज वेल एज कंटेंट बिटवीन टू वेरिएबल। तो आपने पढ़ा होगा इक्वलिटी ऑपरेटर ये क्या करता है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को चेक करता है, बट यहाँ पर लिखा गया है कि उन दोनों के बीच में जो कंटेंट है वो तो कंपेयर करना ही करना है, साथ ही में उसका टाइप भी कंपेयर करना है। तो इस केस में आप यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट के साथ साथ दोनों का टाइप भी चेक करना है। और जब दो
ये टर्म चेक करने होते हैं तो हम लोग यहाँ पर ट्रिपल इक्वल का यूज़ करते हैं। अगर पूछता यहाँ पर कि दो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं तो आपका तो आंसर आता पहला वाला इक्वल्स टू, बट यहाँ पर कंटेंट के साथ साथ उसका टाइप भी चेक करना है तो आप टिक करेंगे ऑप्शन बी। 9th में आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर। तो भैया एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सही है। स्क्रिप्ट टैग की सहायता से आप इसको एम्बेड करते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये फ्रेमवर्क है ना, ये जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ना कि सी लैंग्वेज में। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन सी, इट इज़ अ फ्रेमवर्क रिटन इन सी। नेक्स्ट 11th, W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल। तो W3 स्ट्रिप्ड यूज़ करते हैं, W3 बॉर्डर भी यूज़ करते हैं, W3 बॉर्डर्ड भी होता है, लेकिन W3 स्ट्रिप नहीं होता है। तो 11 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है। तो लाइए मैं आपको दिखाई देता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ और ले जाऊँ प्लगइन पे, तो आप यहाँ पर पाओगे आस्काई टू हेक्स और हेक्स टू आस्काई, ये दो प्रकार के कन्वर्टर अवेलेबल हैं। तो इसमें आप टिक कर दोगे ऑप्शन डी, ए एंड सी दोनों। 13, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको फाइंड आउट करनी है पावर, तो चाहे आप यूज़ करें पाइथन में या फिर आप यूज़ करें जावा स्क्रिप्ट में, तो आपको यहाँ पर डबल एस्ट्रिक का यूज़ करना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14, नेविगेशन लिंक का एक सेट। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहाँ पर कई सारे लिंक्स होते हैं और लिंक्स का जो कलेक्शन होता है उसे नेव टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेन्यू। तो 14 में आ जाएगा ऑप्शन बी, नेव टैग। नेक्स्ट 15, फाइल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, होता है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसकी सहायता से आप क्या करते हो, तो इसकी सहायता से आप क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट पर जो डेटाज हैं उसको सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आ जाएगा डी। इज अ जेनरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइज नो इनहेरिट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर टर्म आया है इनलाइन एलिमेंट, और आपने पढ़ा होगा डिव और स्पैन। तो डिव होता है ब्लॉक लेवल का, जबकि स्पैन होता है इनलाइन। तो इसमें आप टिक करेंगे, 16 में जाएंगे ऑप्शन बी, स्पैन के साथ। जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ 100% एक्यूरेट हैं, उसमें किंतु और परंतु का कोई भी जगह नहीं है। जिन क्वेश्चन में गड़बड़ी है वो मैं ऑलरेडी मार्क कर रहा हूं। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नेक्स्ट, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं। तो वहाँ पे आप फोटो को क्रॉप कर सकते हो, है ना, इन्हांस कर सकते हो, उसमें ब्रशिंग कर सकते हो, रेड आई रिमूव भी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स होते हैं। तो 17 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोटो फिल्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फोटो फिल्टर। नेक्स्ट, HTML में लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है, मीन्स इनकरेक्ट है। तो आप लेबल्स को मैनी आइटम्स के लिए, सेवरल आइटम्स के लिए डिफाइन कर सकते हो, जिससे जो स्क्रीन रीडर्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है, बट यहाँ पर जो विजुअली चैलेंज्ड हैं उनके लिए यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20, द बॉडी ऑफ द स्टाइल सीट इंक्लूड्स। तो जब भी आप कोई स्टाइल सीट क्रिएट करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, CSS रूल्स को डिफाइन करते हो। तो 20 का 110% राइट आंसर हो जाएगा, CSS रूल इज द राइट आंसर। ठीक है। SGML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22,
रेक्टेंगुलर मार्की टूल इज यूज्ड फॉर, तो आपने पढ़े होंगे मार्की टूल। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ, फोटोशॉप। तो आप यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे मार्की टूल, जिनकी सहायता से जिनकी सहायता से आप कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज। नेक्स्ट 23, an online information retrieval tool that uses the data of web search engine to produce its own result। तो अगर आप यहाँ पर देखें, रिट्रीवल टूल जो कि सर्च इंजन से डेटा को रिट्रीव करता है, दैट इज कॉल्ड मेटा सर्च इंजन। इसका अपना खुद का डेटाबेस नहीं होता है। जब भी आप कोई क्वेरी देते हो तो वो सारे ही सर्च इंजन को पास कर देता है, वहाँ से रिजल्ट आता है, देन आपको ऑर्डर करके प्रोवाइड करता है। तो इसमें आ जाएगा मेटा सर्च इंजन। क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यूज अलाउ हैं? तो आंसर आएगा जी नहीं, निगेटिव वैल्यू नहीं कर सकते हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब यूज़र माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो उसे हम किस स्यूडो क्लास के द्वारा एक्टिवेट करते हैं? तो आपने यूज़ किया होगा इस प्रकार से, कॉलन लगाने के बाद होवर। तो वो कौन सी क्लास होती है? तो आंसर आएगा वो होवर क्लास होती है। तो 25 पे आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 26, कौन सा इनक्रप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है? तो MD5 भी है, SHA-256 भी है। लाइए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं आपको लेके जाऊँ टूल्स में तो आप देखेंगे MD5 और SHA-256 ये दोनों अवेलेबल हैं। आपने देखा कि इस बार जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी डीपली पूछे गए थे। तो आपको जो आपके मिलने वाले हैं उनको आप बताइए कि क्वेश्चंस काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। और अगर अभी तक आपने O लेवल का पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है अगले आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप व्हाट्सअप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट करके गारंटीड बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी MD6। 1 मिनट, इसने पूछा है विच इज नॉट एन इनक्रप्शन एल्गोरिदम नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। तो ये दोनों अवेलेबल हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। MD5 भी है, SHA-256 भी है, लेकिन MD6 नहीं है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन सी MD6। 27, आइडेंटिफाई बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस। तो अगर आपने अपने बिजनेस को ग्राफिकली तरीके से प्रेजेंट किया है तो इस केस में ब्रांड बिल्डिंग में सहायता मिलती है और साथ ही साथ सेल्स भी बेटर होगा और भी बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 28, W3 टेबल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो W3, हाँ, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिव टेबल्स इन W3 टेबल। तो W3 रिस्पॉन्सिव इस क्लास की सहायता से रिस्पॉन्सिव टेबल क्रिएट होती है, बात बिल्कुल सही है। इट स्क्रॉल्स हॉरिजॉन्टली ऑन स्मॉल स्क्रीन, बिल्कुल सही है। अगर स्क्रीन छोटी है कंटेंट बड़ा है तो नीचे आपको दिखाई देगा स्क्रॉल बार। W3 टेबल क्लास क्रिएट आ रिस्पॉन्सिव टेबल, गलत है। क्यों? क्योंकि भैया W3 रिस्पॉन्सिव क्लास यूज होती है ना कि W3 टेबल। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 28 में। 29, इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं? तो आप जब किसी इमेज में ग्रे कलर को अप्लाई करते हो तो वहाँ से टोन जनरेट होते हैं। 29 में आ जाएगा ऑप्शन ए व्हेन ग्रे इज एडेड टू अ कलर देन टोन क्रिएटेड इन इमेजेस। इसके बाद में आ जाएगा 30, हाँ, व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स।
आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने इनलाइन CSS, ID CSS, क्लास CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS इन सभी को अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, तो कौन सी CSS अप्लाई होगी, इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर जो टर्म आता है दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्फ्लिक्ट अकर्स एज स्टाइल कैन बी डिफाइंड बाय अ यूजर, ऑथर और यूजर एजेंट, फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। 31 W3 CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो W3 CSS है वो आपको देता है W3 UL, और ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट इस केस में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। हालांकि ये 100% सही आंसर नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर टर्म था बेसिक लिस्ट और W3 UL बेसिक लिस्ट होती है। लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके पास कोई डाउट ना रह जाए। W3 UL, ठीक, 1 मिनट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक टर्म, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, UL ऊपर यूज हो चुका है आई थिंक। ये देखिए, जो बेसिक लिस्ट होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम W3 UL का यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर OL को सही कर देंगे, इसको सही किया जा सकता है। तो 31 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 32 कुकीज़ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? और जो लोग A लेवल कर रहे हैं, जिन्होंने पेड बैच ज्वाइन कर रखा है, उनको याद होगा मैंने उनको कुकी और सेशन के बारे में बताया था, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया भी था A लेवल में। तो यहाँ पर बात करें कुकीज़ के बारे में, तो जो कुकीज़ होती हैं उनका साइज 4 KB से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बात बिल्कुल सही है, जबकि सेशन का कोई साइज फिक्स नहीं होता है। कुकीज़ आर प्रोग्राम्स, ना 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 ना, कुकी प्रोग्राम नहीं होता है, बल्कि कुकीज़ एक प्रकार की फाइल होती है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। और जो कुकीज़ हैं वो जो यूज़र की प्राइवेसी है उसको वायलेट कर सकती हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है, उसके ब्राउज़र में कुकी स्टोर है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, तो कोई बंदा उस कुकी को यूजर के कंप्यूटर से चुरा सकता है। तो इस केस में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जबकि ये तीनों बिल्कुल सही हैं। अगर आपने हमारी क्लास देखी होगी कुकी और सेशन वाली, जिसमें हमने इसके बारे में बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया था, तो इसमें आ जाएगा ए, क्योंकि कुकी प्रोग्राम नहीं होता है। नेक्स्ट 33 आई फ्रेम टैग क्या है? तो आई फ्रेम टैग एक इनलाइन टैग है, बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ इसमें आप करंट डॉक्यूमेंट में किसी अदर डॉक्यूमेंट को एम्बेड कर सकते हैं। इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 34 व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टाइल क्लास? क्लास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा कि जो क्लास होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम डॉट, जिसको बोलते हैं पीरियड, उसका यूज़ करते हैं, ना कि अंडरस्कोर का। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन सी। जबकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्लास डिक्लेरेशन आर प्रीसीडेड बाय अ पीरियड, बिल्कुल सही है, जबकि अंडरस्कोर का यूज़ नहीं होता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन W3 फॉन्ट। W3 फॉन्ट में कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट होता है? तो आंसर आ जाएगा वर्धना। 35 पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। तो आप किसी भी एलिमेंट को उसके नेम की सहायता से, आईडी की सहायता से और क्लास नेम की सहायता से एक्सेस कर सकते हो। इट मीन्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट HTML नियंत्रणों
बाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डेटा। तो वो होता है NG मॉडल, जिसकी सहायता से आप HTML के साथ में डेटा को बाइंड करते हो, बांधते हो। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38, कौन सा वैध इनकोडिंग मानक नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है? तो ANSI भी होता है, UTF-8 भी है, UTF-8 बॉम्ब भी है, लेकिन 16 नहीं है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 39, डायरेक्टरीज टू इनिशियलाइज एंगुलर JS एप्लीकेशन। तो जब भी आप लोग एंगुलर JS को इनिशियलाइज करते हो तो हम NG ऐप डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NG ऐप। 40, ब्राउज़र विल यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन द टैग। अब काफ़ी लोगों ने टिक कर दिया है यू, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उसने अंडरलाइन नहीं पूछा है, उसने बोला है कि जब आप कोई इंसर्टेड टेक्स्ट को दिखाते हो अंडरलाइन वाले को, तो इस केस में कौन से टैग का यूज़ करते हो? तो आंसर आएगा इंस टैग का। बेसिकली आपने पढ़ा होगा इंस टैग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वेब पेज क्रिएट किया आज की डेट में और उसमें लिखा था फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 5 है। कुछ टाइम के बाद में आपने इसमें कुछ नया ऐड किया, तो आपने लिख दिया x की वैल्यू 5 है, अब 6 हो चुकी है। तो जो आपने एक नया कंटेंट ऐड किया है, जो यूजर हैं उनको पता चल सके कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, इंसर्ट किया गया है, उसको हम इंस टैग के अंदर लिखते हैं। बेसिकली जिस प्रकार से आप यू टैग के अंदर कंटेंट लिखते हो, उसी प्रकार से हम इंस टैग के अंदर भी लिखते हैं। इसमें भी अंडरलाइन होती है और इसमें भी अंडरलाइन होती है। जो इंस टैग है ये दिखाता है इंसर्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन के साथ में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर यहां पर ये ना लिखा होता तो आप टिक करते ऑप्शन सी। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर। इनमें से कौन एक इनवैलिड इमेज फिल्टर है? तो लाइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए आप फिल्टर पे मिलेगा ऑप्शन आपको यहां पर, 1 मिनट, कंट्रोल ओ, और यहां से कोई इमेज ले लेता हूं तभी ये एक्टिव होंगे। ठीक, गया मैं फिल्टर पे, तो आप पाओगे यहां पर ब्लर में मैं गया तो यहाँ मिलेगा आपको मोशन ब्लर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद में आपको दिया गया है लिक्विफाई, तो यहाँ पर है लिक्विफाई। और इसी के साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लास्टिक रैप। मीन्स ये तीनों हैं, लेकिन सॉलिडिफाई नाम का फिल्टर नहीं होता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, सॉलिडिफाई। 42, डेल एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड। तो जो भी कंटेंट डेल टैग के अंदर लिखते हो वो स्ट्राइक थ्रू में आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए आपने स्ट्राइक थ्रू के पहले लगाया था डेल टैग, तो इसमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसी प्रकार से जो टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है उसमें होती है अंडरलाइन, जो कि मैंने आपको दिखाया था, और उसके लिए हम इंस टैग का यूज़ करते हैं। 43, W3 कंटेनर क्या करता है? जो एक क्लास है इसका काम क्या है? तो ये 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग ऐड करता है। तो 43 में आ जाएगा ऑप्शन सी। 44, कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? साथियों आपको बता दें कि जो ये क्लॉकवाइज घुमाने की शॉर्टकट की है, ये बिल्ट इन शॉर्टकट की नहीं है। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार असाइन करता है। क्या करता है? अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार असाइन करता है। तो इस केस में हो सकता है कि कंट्रोल शिफ्ट 0 उसने असाइन किया हो सकता है कि उसने कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 0 असाइन किया हो। तो जो ये ऑप्शन है इसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होने वाला है दैट इज़ कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 0, क्योंकि आप देखोगे अधिकतर जो बिल्ट इन शॉर्टकट कीज़ होती हैं उसमें छोटी से छोटी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो हो सकता है कि जब यूज़र क्रिएट करे तो जो छोटी वाली शॉर्टकट की हैं लाइक कंट्रोल शिफ्ट ये पहले से बुक हो, तो वो क्या करेगा, इसमें ऐड कर देगा कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस 0। ये काफ़ी लेंथी हो जाएंगी, बट जो ऑप्शन बी है ये प्रिफरेबल है। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो ये शॉर्टकट की है ये यूज़र के ऊपर डिपेंड है, बिल्ट इन शॉर्टकट की नहीं होती है क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। हाँ, आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हो जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। तो 44 को भी आप रखें किसमें, सस्पेंस में। 45 डीएनएस का काम क्या है, तो डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 45 में आप टिक करेंगे ऑप्शन ए। 46 विच इज नॉट अ मेन बिल्ट इन सर्च मैकेनिज्म, तो आपने कभी सर्चिंग किया होगा तो आप देख लेते हो कभी कभी कि आपके सामने डायलॉग बॉक्स आता है जहाँ पे आपसे पूछता है क्या फाइंड करना है। मीन्स आप यहाँ पर डायलॉग बेस्ड कर सकते हो सर्चिंग, साथ ही साथ बिना डायलॉग के कर सकते हो, इंक्रीमेंटल भी कर सकते हो, लेकिन डिक्रीमेंटल सर्च नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 47 ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन विच एलिमेंट, तो आप बटन, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट इन सभी के साथ में यूज़ कर सकते हो। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। 48 आइडेंटिफाई वेयर आ सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज्ड, तो सेक्शन एलिमेंट आप चैप्टर, इंट्रोडक्शन, न्यूज़ आइटम इन सभी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो 48 में आ जाएगा ऑप्शन डी। 49 ऑर्डर्ड लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करोगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसने आपसे यह नहीं पूछा है कि ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ करोगे, यहाँ पर पूछा गया है इंडिविजुअल आइटम को डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हो। तो आपने पढ़ा होगा कि हम एलआई टैग का यूज़ करते हैं आइटम्स को डिफाइन करने के लिए। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलआई। नेक्स्ट 50 आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट विच इज़ नॉट अ वैलिड CSS टाइप, तो आपको पता है कि जो CSS है उसे हम 3 प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और एम्बेडेड, जिसको बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल को बोलते हैं लिंक्ड, जबकि आउटलाइन नाम की नहीं होती है। तो 50 में हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्विस विच हेल्प्स एन टू कहाँ गया, वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर, तो आपको पता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसको होस्ट करना पड़ता है, और होस्ट करने के लिए कई सारी कंपनीज हैं जो कि वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कौन सा जीवंत रंग नहीं है, मीन्स चमकीला रंग नहीं है, ब्राइट रंग नहीं है, वाइब्रेंट रंग नहीं है। तो रेड, पर्पल, ऑरेंज, है ना, ये सभी क्या हैं, वाइब्रेंट रंग हैं, वाइब्रेंट कलर हैं, लेकिन वाइट वाइब्रेंट कलर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो 52 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। 53 W3 इमेज में कौन सी इमेज क्लास सही नहीं है, तो W3 राउंड भी है, बॉर्डर भी है, सर्कल भी है, लेकिन ओवल नहीं है। तो 53 में आप टिक करेंगे ऑप्शन डी W3 ओवल। टू क्लस्टर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो जब भी एलिमेंट्स को ग्रुप करने की बात आती है तो आपने पढ़ा होगा एक होता है स्पैन और एक होता है डिव। तो इसमें आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, डिव इज द राइट आंसर। CSS में एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए कौन सा कथन सही है। अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आप में और हमें लड़ाई होने वाली है। आप बोलोगे ऑप्शन सी आएगा, सॉरी आप बोलोगे ऑप्शन बी आएगा, और मैं बोलूँगा ऑप्शन सी आएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग इन CSS। CSS में एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए कौन सा कथन सही है। और आपके सामने जब भी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि 4 ऑप्शन में जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आप टिक करें। ये बात सबको पता है कि जो भी एब्सोल्यूट है, स्टैटिक है या फिर स्टिकी है, फिक्स्ड है, जो कि पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं उसको इनहेरिट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए
पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन इससे भी जो हाई लेवल की बात है वो ये कि जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है ये अथर को ये अधिकार देती है कि आप एलिमेंट को और प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सको। तो इस केस में 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इस बात को मैं और इतने मजबूती के साथ में क्यों कह रहा हूँ, लाइए मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। और जो ये क्वेश्चन जहाँ से बनाया गया है वो मेरे पास सोर्स अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखें, टर्म है पोजीशनिंग एलिमेंट, यहाँ पर लिखा गया है प्रीरियर टू CSS कंट्रोलिंग द पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन XHTML डॉक्यूमेंट वॉज डिफिकल्ट, द ब्राउज़र डिटरमाइंड पोजीशनिंग। आपने देखा कि एक ऑप्शन यहाँ से बना, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट अक्षरों में। देन CSS इंट्रोड्यूसेस द पोजीशन प्रॉपर्टी एंड अ कैपेबिलिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट पोजीशनिंग which provides author greater control over how document elements are displayed, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा बी से भी ऊपर, दैट इज सुपर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। हाउ मनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड, तो आपको पता है चाहे वो बूट स्ट्रैप हो या फिर W3 CSS हो, यहाँ पर आपको 12 कॉलम की ही ग्रिड मिलती है। तो 56 में आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेब पेज में जावा स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, तो जो भी वेब पेज है उसका बिहेवियर, उसके एलिमेंट्स का बिहेवियर डिसाइड करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने की पूरी संभावना है और यही होगा। कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है, याहू, स्टार्ट पेज, एक्साइट या फिर डक डक गो। तो भैया अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो जो डक डक गो है ये एक मेटा सर्च इंजन है, जबकि याहू, स्टार्ट पेज और एक्साइट ये तीनों सर्च इंजन हैं। तो आई थिंक जो ये क्वेश्चन है इसमें है गड़बड़ी, क्योंकि उसको पूछना चाहिए था कौन सा वैलिड मेटा सर्च इंजन है, तो आंसर आता ऑप्शन डी। जबकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मेटा सर्च इंजन नहीं है, तो देखें तो याहू, स्टार्ट पेज और एक्साइट ये तीनों ही सर्च इंजन है, ना कि मेटा सर्च इंजन। तो बताइए आप 58 में आपकी क्या राय है, जो इसके आर्गुमेंट्स हैं, तर्क हैं, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। बट इस केस में कुछ ना कुछ तो टिक करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर टिक करने वाला हूँ, चूँकि याहू भी काफ़ी पॉपुलर है। और ये अगर हम ध्यान से देखें तो जो मेरा पर्सनली ओपिनियन है वो मैं टिक करूँगा डक डक गो को। क्यों? क्योंकि जो डक डक गो है ना ये काफ़ी बोल सकते हो, अगर मैं कहना चाहूँ तो टर्म याद नहीं आ रहा है, हाँ, प्राइवेसी बेस्ड सर्च इंजन है, मेटा सर्च इंजन है, दैट इज़ डक डक गो। बट आपकी क्या राय है आप उसे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें उल्टा पुल्टा है, और क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हर बार क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, ये नाइलेट के लिए आम बात है। 59 आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर इनपुट, यूजर एक्शन एंड ब्राउजर एक्शन, तो दैट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्विक सिलेक्शन टूल इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, तो क्विक सिलेक्शन का काम होता है कि आपने क्लिक कर दिया और जो भी टोन है उसके आधार पे वो क्या करता है, सिलेक्शन कर लेता है, सेलेक्ट होने के बाद स्टॉप कर देता है, मीन्स फाइंड इमेज एजेस एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप द सिलेक्शन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है, तो जो बॉक्स मॉडल है कोई भी एलिमेंट हो जो कि वेब पेज पे अवेलेबल है उसमें बॉक्स मॉडल इंप्लीमेंट रहता है, जो कि एक वर्चुअल बॉक्स होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। CSS2 में परिभाषित इनकरेक्ट मीडिया टाइप की पहचान करें, तो हैंड हेल्ड भी है, ब्राइल भी है, प्रिंट भी है, लेकिन अरियल नहीं है, तो 62 में आ जाएगा ऑप्शन सी, अरियल इज द राइट आंसर।
W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर, इनका यूज़ आप किसके साथ में कर सकते हो? तो कोई भी HTML एलिमेंट्स हो उन सभी के साथ में ये दोनों ही क्लास यूज़ की जाती हैं। 63 में आ जाएगा ऑप्शन ए। गॉसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो बता दें आपको, गॉसियन ब्लर की भी इनबिल्ड शॉर्टकट की नहीं होती है, यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो छोटी शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो मिलने की उम्मीद कम होती है। तो इस केस में आप जो यूज़र है वो बना सकता है कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर आप इनको पढ़ोगे ध्यान से तो आप पाओगे कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब होता है जो कंटेंट है और जो प्रेजेंटेशन है, मीन्स जो स्टाइल है, उन दोनों को अलग अलग फाइल में करना। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है इट सेपरेट्स, क्या? इट सेपरेट्स कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन बट बोथ आर स्टिल कंटेन्ड इन आ सिंगल फाइल। ये गलत है। क्यों? क्योंकि अलग अलग फाइल में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 66, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनवैलिड है? तो एक्सप्रेशन को हम लोग डबल करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, बात बिल्कुल सही है। एनजी बाइंड की सहायता से भी आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो आपको एक्सप्रेशन के बिहेव पे शो होते हैं, बात बिल्कुल सही है। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के जैसे ही होते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 67, टैग एम्बेड्स CSS इन आ वेब पेज। तो एक्सटर्नल CSS या फिर इंटरनल CSS को लिखने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए, सॉरी, इंटरनल CSS दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड CSS, उसको लिखने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंगुलर जेएस में ng रिपीट डायरेक्टरी का काम क्या होता है? तो जब भी आपको कोई काम बार बार करना होता है, मीन्स इटरेशन की नीड होती है, लूप की आवश्यकता होती है, तो एंगुलर जेएस में आपको मिलता है ng रिपीट। तो ng रिपीट की सहायता से आप एलिमेंट को रिपीट कर सकते हो। जो भी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का उसमें से एक एक आइटम फेच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी सहायता से आप वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हो, ये बात गलत लिखी गई है। क्यों? क्योंकि वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम ng init का यूज़ करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है? तो आपने यूज़ किया है टाइप ऑफ ऑपरेटर। आपने यूज़ किया होगा पाइथन में टाइप ऑपरेटर, है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी टाइप ऑफ। PHP में आपने यूज़ किया होगा वायरडम्प, है ना। 69 में आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, MIME का फुल फॉर्म क्या है? तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट, क्या? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को हाइड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आई थिंक अल्ट प्लस एच होती है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन है लाइन को हाइड करने से, तो आई थिंक ये आपको मिलेगा व्यू में। तो आप यहाँ पर पाओगे लिखा हुआ है हाइड लाइन्स, दैट इज अल्ट प्लस एच। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन ए अल्ट प्लस एच। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम इन HTML? तो आई फ्रेम भी आपने पढ़ा है। आई फ्रेम के पहले था फ्रेम सेट, और वो ब्राउज़र फ्रेम को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, उस कंटेंट को शो करने के लिए नो फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन यू फ्रेम टैग का नाम कोई टैग नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। 73, लैसो टूल का काम क्या है? बताइए, जो लैसो टूल है इसका काम क्या है? तो क्लीनिंग अप आ सिलेक्शन दैट यू स्टार्टेड विद अनदर टूल। तो इसकी सहायता से आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो। बेसिकली लैसो टूल की सहायता से आप सिलेक्शन करते हो और बाद में उसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो।
74 विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई भी एंगुलर जेएस एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो शुरुआत में हम एनजी ऐप डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आंसर आएगा फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है। इसमें आप वैल्यूज़ पास कर सकते हो या फिर नंबर्स में वैल्यू पास कर सकते हो 100 से 900 के बीच में। तो फॉन्ट वेट बोल्ड। 76 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज इज अ कंटेनर फॉर। तो जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा डेटा होता है, यानी कि डेटा अबाउट डेटा, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। और जो भी मेटा टैग्स होती हैं, मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम हेड सेक्शन के अंदर रखते हैं, चाहे वो टाइटल हो या मेटा टैग हो या कोई फेव आइकॉन लगाना हो, है ना। ये सारी बातें कहाँ होती हैं? हेड के अंदर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। HTML5 टैग्स को कौन सा ब्राउज़र रेंडर कर सकता है? तो सफारी, एज, क्रोम, ये सारे कर सकते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। W3 फॉन्ट में हेडिंग्स के लिए कौन सा कथन सही है? बताइए जी, कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है सिगोई यूज़र इंटरफेस इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर हेडिंग, बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। पहला तो सही है। सिगोई यूआई हैज़ आ मोर नैरो लेटर स्पेसिंग, बिल्कुल सही है। हेडिंग अलाउ आ लेसर नंबर ऑफ लेटर इन हेडिंग, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हेडिंग में आप जितने चाहो उतने लेटर रख सकते हो, तो ये कथन हो जाएगा गलत। अगला है स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए हम H6 का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। तो 78 में आ जाएगा ऑप्शन सी, हेलो, ठीक। क्योंकि इस कंप्यूटर में वॉइस का इशू हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है, क्लास रिकॉर्ड हो जाती है लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होती, तो मुझे चेक करना पड़ता है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एम्बेडेड स्टाइल शीट? जो इंटरनल स्टाइल शीट होती है उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो भी एम्बेडेड स्टाइल शीट्स होती हैं वो CSS डॉक्यूमेंट के साथ साथ XHTML के साथ में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो हेड सेक्शन के अंदर। क्लास सेलेक्टर भी हम यूज़ करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो उसका टाइप है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो 79 में आप टिक कर दोगे ऑल, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, और जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी लॉजिकल टाइप के हैं, वो आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 80 W3 पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो W3 पैनल क्लास को आप नोट्स के साथ में, कोट्स के साथ में, अलर्ट्स के साथ में, इन सभी के साथ में यूज़ कर सकते हो, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट, CSS में, हाँ सही है, CSS में स्यूडो क्लास के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपने देखा है कि जो स्यूडो क्लास होती है और एलिमेंट का नाम होता है उसके बीच में हम कॉलन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि जब एंकर टैग पे होवर किया जाए तो हमने यहाँ पर लिखा ए और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा होवर। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये एलिमेंट का नाम है और ये स्यूडो क्लास है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज़ किया जाता है, ना कि अंडरस्कोर का। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में 82 कलर इन्हेंसमेंट रिफर्स टू। देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसमें मैं पूरी तरीके से इसके जो ऑप्शंस हैं उसके साथ में अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो इसका नेट पे आंसर दिया गया है किसी स्पेसिफिक वेबसाइट में, और ये जो ये स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये पूरा, ये स्पेसिफिक टाइप की एक वेबसाइट है
जहाँ पे डायमंड से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ये सेंटेंस वहीं पर देखने को मिलेगा। तो इस केस में जो इंटरनेट पर जानकारी अवेलेबल है उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन बी 100% राइट आंसर होगा। हालांकि मैं इसके बारे में जब टाइम मिलेगा तो मैं इस पर करूँगा रिसर्च, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में अगर कोई चेंज होगा या मेरे पास कोई आर्गुमेंट होगा, कोई तर्क होगा, तो मैं कमेंट में मेंशन करूँगा। तो आप एक बार कमेंट चेक कर लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं तो। 83 जावा स्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउज़र में रेंडर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाना आवश्यक है। तो जो पुराने ब्राउज़र हैं, जब जावा स्क्रिप्ट हम यूज़ करते थे तो उस टाइम पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज़ करते थे। तो 83 में आ जाएगा ऑप्शन ए वेर। 84 विच CSS स्पेसिफिकेशन वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड टू बिकम एन ऑफिशियल W3 रिकमेंडेशन। तो दैट वाज CSS लेवल फर्स्ट। 84 में आ जाएगा ऑप्शन सी। 85 जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को का उपयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता है। तो आप वेर, लेट, नथिंग, कॉन्स्ट इन सभी की सहायता से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन सेट नाम का कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। 86 कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है। तो दैट इज W3 ओपासिटी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी सहायता से आप एलिमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। 87 इंडेक्स पेज क्या होता है। तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है दैट इज कॉल्ड होम पेज, और जो होम पेज है उसका नाम इंडेक्स के नाम से रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल index.html, होम पेज.html ये नाम नहीं रखा जाना चाहिए एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जो पहला पेज होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज, लेकिन जो होम पेज है उसका नाम इंडेक्स होना चाहिए, लाइक index.aspx, index.html, index.php, या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। .edu डोमेन क्या दर्शाता है। तो एजुकेशन डोमेन को दिखाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए एजुकेशन डोमेन। 89 W3 लिस्ट में कौन सा वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है। तो स्मॉल भी होता है, लार्ज भी होता है, एक्स लार्ज भी होता है, डबल एक्स लार्ज भी होता है, लेकिन एक्स स्मॉल नहीं होता है बल्कि होता है टिनी। ठीक, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। 90 आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू। तो आपने यूज़ किया होगा इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप टेल, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप सबमिट, लेकिन इनपुट टाइप रेडियो होता है ना कि रेडियो बॉक्स होता है। तो इसमें आ जाएगा ए। 91 विच जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो इस केस में आप स्विच के साथ में जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग डायरेक्टरी के प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है। तो जो डायरेक्टरीज हैं वो डेटा हाइफन है ना, ng हाइफन और x हाइफन इनसे शुरू होती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ng हाइफन, जबकि यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है डेटा, जबकि होता है डेटा हाइफन। अगर यहाँ पे लिखा होता डेटा हाइफन तो आप टिक करते बोथ ए एंड बी। चूंकि यहाँ पर हाइफन नहीं लगा हुआ है तो आप टिक करेंगे ऑप्शन बी ng हाइफन। जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है। तो जावा स्क्रिप्ट HTML कंटेंट को चेंज कर सकता है, एट्रीब्यूट वैल्यूज को चेंज कर सकता है, स्टाइल को भी चेंज करवा सकता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। 94 प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर कनेक्शंस टू द इंटरनेट दैट इज कॉल्ड TCP/IP, जो कि एक सूट है 4 लेयर्स का। 95 पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो आपने यूज़ किया होगा एफएल्स लैडर का, जिसमें क्या होता है, पहले आप लिखते हो इफ़, उसकी कंडीशन, इसके बाद में आप उसके स्टेटमेंट लिखते हो, फिर लिखते हो एल्स एफ, फिर लगाते हो कंडीशन, फिर लिखते हो स्टेटमेंट, फिर लिखते हो एल्स, फिर लिखते हो यहाँ पर स्टेटमेंट। तो अगर कोई कंडीशन आप चाहते हो नई कंडीशन को निर्दिष्ट करना तो आप एल्स एफ का यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 HTML टैग्स में नॉन सेमेंटिक एलिमेंट की पहचान करें। टेबल टैग, इसके नाम से पता चल रहा है कि टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल का यूज़ करेंगे, इट मीन्स कि ये सेमेंटिक एलिमेंट्स है। आर्टिकल, आर्टिकल लिखने के लिए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म का यूज़ करेंगे। मीन्स ये तीनों सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं, इनके नाम में ही बू आ रही है, इनका काम क्या है। लेकिन जो डिव है, बताइए डिव का काम क्या है, पहचान पाओगे? आंसर आएगा नहीं। इट मीन्स कि जो डिव है ये एक नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है। 97 CSS के बारे में कौन सा कथन गलत है? CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, बात बिल्कुल सही है। सेपरेट कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन, बात सही है। आप देखें अगर कोई भी जो वेब पेज होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक तो होता है कंटेंट, देन उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है, उसको स्टाइल कैसे करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS। और जो CSS है इसमें आप कंटेंट से सेपरेट जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो वेब पेज है वो कैसे प्रेजेंट होगा, उसके एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट होंगे, इसको आप सेपरेट डिफाइन कर सकते हो। ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश विजुअल लेआउट ऑफ अ वेब पेज, बिल्कुल सही है। आप वेब पेज का लेआउट, वेब पेज का जो स्क्रीन साइज है, इन सभी को हैंडल कर सकते हो, ये भी सही है। नेक्स्ट, मार्कअप द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, तो आपको याद है कि वेब पेज में जो कंटेंट है उसको मार्क करने के लिए हम मार्कअप टैग का यूज़ करते हैं, दैट इज़ HTML, ना कि CSS। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है उसने बिल्कुल गलत टिक किया है। क्यों? क्योंकि CSS में क्या, CSS का काम क्या होता है? CSS का काम होता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगे, वेब पेज के एलिमेंट कैसे प्रेजेंट होंगे, वो डिफाइन करता है। तो सेपरेट कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन ये नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन डी होगा। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। और जो मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कराए हैं वो 100% सही है। जिस क्वेश्चन में लफ्जड़ था वो मैंने आपको बता दिया मार्क करके। 98 कौन सा W3 टेक्स्ट में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है? तो आपने यूज़ किया होगा कंटेंट को अलाइन करने के लिए W3 लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर, लेकिन सेंटर अलाइन नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। 99 HTTP पुट, आपने पढ़ा होगा HTTP पुट, गेट है ना, पिच है ना, पोस्ट। तो इसी प्रकार से जो पुट होता है इसका काम होता है कि स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट को इनक्लोज्ड डेटा के साथ में रिप्लेस करना। 100 स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो आंसर आएगा ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपके साथ में 100 जो क्वेश्चन थे उसकी आंसर की प्रोवाइड कराई है, जिसमें लफ्जड़ था वो मैंने आपको मार्क करा दिया है, उसके पीछे आर्गुमेंट क्या है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम,